आज के टाइम पे हमने CIA की बहुत कहानियां सुनी है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि CIA की इंटेलिजेंस का अलग ही लेवल है। अमेरिका हमेशा चाहा कि दुनिया ये माने कि दुनिया यूनिपोलर है, एक ही सुपर पावर है, वो है अमेरिका। तो वो हमेशा अपना ढाकढोल को बजाते रहते हैं। इसीलिए CIA के बारे में सब लोग को इतना मालूम होता है, ताकि दुनिया को लगे अमेरिका के सामने कोई नहीं खड़ा हो सकता है। क्या इसमें चाइना जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस है, तो क्या उसको इंटेलिजेंस के हिसाब से भी एज मिल रहा है जो कि उसकी सिक्योरिटी में मदद भी करता है? कि दे आर प्रोबब्ली द मोस्ट पावरफुल साइबर अटैकर्स। चाइना का कौन है एजेंसी MSS? इट गोज टू द क्रेडिट ऑफ चाइना। कितना वियर्ड तक हो सकता है हाउ इंटेलिजेंस ऑपरेट, कैसे पेनिट्रेट करते होंगे? पहली बात, वो झूठ के ऊपर जीते हैं। वो बहुत छोटे लेवल पे हो सकता है कि जो आदमी आपके घर पे ओल्ड न्यूज़पेपर खरीदने आता है, वो एक्चुअली इन्फॉर्मेशन के लिए आ रहा है, वो घर में कहीं कोई बग फिट करके चला गया होगा। बजट में देखते हैं कि हमारे पास कुछ खास हमें नहीं मिलता। हाउ these finances are managed? इसकी ऑडिटिंग जरूर होता होगा, बिकॉज दीज आर मैसिव फंड्स। और ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसके बारे में ऑपोजिशन लीडर भी क्वेश्चन नहीं करेगा। वियना हो गया, लंदन है, दुबई है, ये स्पाई हब्स हैं। तो क्या जानबूझ करके ये कंट्रीज उस तरीके का माहौल बना रही हैं? दे हैव सो मच ऑफ मनी विच इज जनरेटेड थ्रू रॉन्ग मीन्स। उनको शरण मिल जाता है, उनको लेजिटिमेसी मिल जाता है। उनको नहीं लगता है कि ये कोई गलत काम हो रहा है, क्योंकि उनका ये कहना है कि दे आर नॉट ब्रीचिंग एनी लॉ इन माई कंट्री। आपने लोगों से बात की, जब आप उन ऑफिसर से बात करें, तो व्हाट आर देयर चैलेंजेस? चैलेंजेस यही है कि अगला कदम उनका क्या हो सकता है। आपका उरी में अटैक हो गया, आपने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया, उन्होंने पुलवामा कर दिया, आपने बालाकोट कर दिया, उन्होंने पहलगाम कर दिया। पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर हो गया, उसके बाद फरीदाबाद में पकड़ा जाता है, उसके बाद रेड फोर्ट के पास ब्लास्ट हो जाता है। अगर वो ब्लास्ट बाय डिफॉल्ट नहीं होता तो ये एक ऐसा प्ले है जिसमें ये सारे किरदार हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ अपना रोल के बारे में पता है। दे डोंट नो द फुल स्क्रिप्ट। वो सिर्फ गिने चुने लोगों को मालूम होता है जिन्होंने उस स्क्रिप्ट को रचा। हेलो एंड वेलकम, मेरा नाम है मुकुल सिंह चौहान और आप देख रहे हैं जस्ट ब्रेकिंग डाउन पॉडकास्ट। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग इशू पर बात करने वाले हैं, इंडियन इंटेलिजेंस पे। और ना केवल इंडियन इंटेलिजेंस पे, बल्कि पूरी दुनिया में इंटेलिजेंस कैसे काम करती है, कैसे फंक्शन करती है, कौन सी इंटेलिजेंस एजेंसी है जो बहुत पावरफुल है, इनके क्या टूल्स होते हैं, और दुनिया में जो तमाम कोवर्ट ऑपरेशंस हो रहे हैं जिनमें अननोन गनमैन की बात आती है, वो सब कैसे ऑपरेट होता है। अभी हाल फिलहाल में धुरंधर फिल्म भी आई थी जिसको लेकर के तमाम बातें हुई और इंडियन इंटेलिजेंस को लेकर के एक बार नए सिरे से बातचीत होने लगी। तो इन सबको समझने के लिए आज हमारे साथ समझाने के लिए मौजूद हैं अनिरुद्ध मित्रा सर जर्नलिस्ट रहे हैं, इस वक्त में बहुत सारी फिल्मों के लिए भी लिख रहे हैं। अभी एक सीरीज़ आई थी, उस पे भी सर ने काम किया था। 2 किताबें ऑलरेडी आ चुकी हैं और उनकी एक तीसरी किताब है, जगरनॉट से पब्लिश हुई है। किताब का नाम है द डेली डायरेक्टिव, वंस यू आर मार्क्ड देयर इज़ नो एस्केप। बड़ी ही बेहतरीन किताब है और एक बार आप शुरू से पढ़ना शुरू करते हैं तो आप फिर लगातार इसके साथ आखिरी तक सफ़र करते चले जाते हैं, क्योंकि इसमें वो सारी बातें हो रही हैं जो हमारे आसपास या तो किसी ना किसी गॉसिप के तौर पर भी आ जा रही है, न्यूज़ आर्टिकल्स के तौर पर भी आ जा रही है, और ना केवल इंडियन मीडिया उस पर बात कर रहा है, इंटरनेशनली भी उस पर बात हो रही है। तो सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको ये किताब लिखने के लिए, और उम्मीद है कि हम बहुत सारी लेयर्स को समझने की कोशिश करेंगे। इसका आइडिया कैसे आया, क्या आपके दिमाग में चल रहा था जिसने आपको ये लिखने के लिए विवश कर दिया? आइडिया तो बहुत पहले से था। मतलब कि जब मैं सालों पहले न्यूज़ रिपोर्टिंग का काम शुरू किया, मैंने शुरू से ही क्राइम रिपोर्टिंग किया था, टाइम्स ऑफ इंडिया में था। तो उन दिनों में न्यूज़ में हमेशा रहते थे MG अकबर, अरुण शौरी, शेखर गुप्ता। तो उनसे हम बहुत इंस्पायर्ड होते थे हमेशा। उनकी जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है, कैसे वो क्या बोलते हैं, दे डिग आउट द इंफॉर्मेशन। तो वो वहाँ से अपना जर्नी शुरू हुआ, थोड़ा खोजी पत्रकार बनने का। हम लोग भी उनसे इंस्पायर होते हैं आज बिल्कुल। तक। तो ऐसे करते करते हम दुनिया के उस लोगों से मिले, क्योंकि क्राइम रिपोर्टिंग करते थे तो जाहिर है कि पुलिस ऑफिशियल से ज़्यादा मिलना जुलना, उठना बैठना होता था। आमतौर पे वो लोग ऑन दी कंडीशन ऑफ एनोनिमिटी बात करते थे। बहुत सारे टाइम पे एविडेंस भी इकट्ठा करना पड़ता था। लेकिन साथ में हम इंटेलिजेंस की दुनिया के लोगों को भी मिले। जैसे मान लीजिए कभी वो CBI में थे, हो सकता है IB में ट्रांसफ़र हो गए या बाद में रॉ में चले गए। तब तक तो रॉ का RAS जो है वो तब तक वो काडर नहीं बना था। तो संपर्क जो है बना रहा। तो धीरे धीरे
उस दुनिया के बारे में भी पता चलने लगा जो हमेशा शैडो से, डार्कनेस से, वहाँ से ऑपरेट करते हैं। किसी को दिखाई नहीं देते कभी वो लोग, दे आर लाइक एन एनिग्मा, घोस्ट बन के घूमते हैं। वो मेरे को हमेशा बहुत फैसिनेट किया। इसलिए फैसिनेट किया, ये आपने कहा ना कि विवश हो गए, बिल्कुल तभी से विवश है हम। बस लिखने का इंतजार था, कब दिल खोल के लिख सकते हैं। तो रिसर्च हमेशा चालू था। इस दुनिया में बहुत सारे दोस्त मिले, लोग दोस्त बन गए, जो कभी कभार सोर्स, एज ए सोर्स भी हमको मदद किया उन्होंने। तो इनके साथ चूंकि संपर्क बना रहा, तो काफ़ी टाइम इनको जब लगा कि हम इनको ट्रस्ट कर सकते हैं, वो मुझे ट्रस्ट कर सकते हैं, तो ऐसे उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ या इंसिडेंट्स, घटनाएं शेयर की, जो मैं किसी को कह नहीं पाया, किसी और के साथ शेयर नहीं कर पाया। तो करते करते जब मैं बुक राइटिंग के अंदर आया, और जिस समय पे मैं बुक राइटिंग में आया, आज से 4-5 साल पहले, तो जियोपॉलिटिक्स जो है इस दुनिया का ना, बहुत तेजी से बदल रहा था, बहुत तेजी से बदल रहा था। ये न्यूज़ में इधर उधर से खबर आने लगी कि इंडियाज मोस्ट वांटेड, यहाँ मारा गया, वहाँ मारा गया। तो ऑलरेडी उसके ऊपर मैं थोड़ा बहुत रिसर्च कर रहा था, बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं, बहुत रेगुलरली नहीं, लेकिन ये हमारा आदत है, इस किस्म की इंफॉर्मेशन गैदर करना, उसको लेके कहीं डाल दो। और जैसे कुछ इंसिडेंट्स इधर उधर से खबर मिलना शुरू हुआ कि पाकिस्तान में कोई मारा गया, कोई अफगानिस्तान में मारा गया, यूके में कोई मारा गया, बोल रहा है कि ल्यूकेमिया हुआ था, लेकिन असली खबर फैमिली बोल रहा है नहीं, ल्यूकेमिया नहीं था, उसको पॉइजन किया गया है। तो मुझे लगा कि शायद इसके ऊपर अब जो है बहुत सीरियसली काम करना चाहिए। और काम जब करना शुरू किया तो बहुत सारे पुराने जो सोर्सेस हैं, कॉन्टैक्ट्स हैं, उनको जाके मिला, तो सब लोगों ने यही कहा, अरे यू नो हाउ इट वर्क्स, हम कैसे बात करें इसके बारे में। बोला अब तो आप लोग रिटायर हो चुके हैं, अब क्या प्रॉब्लम है? बोले नहीं, रिटायर हो चुके तो क्या है, प्रॉब्लम अभी भी है, तब भी नहीं बात कर सकते, आज भी नहीं बात कर सकते। ऊपर से गवर्नमेंट के कुछ नए रूल्स आ गए। शायद दुलत सर की कोई किताब आया था, जिसके बाद होम मिनिस्टर का कोई एक नोटिस आ गया कि अब सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी। हालांकि दुलत साहब मुझे नहीं लगता परमिशन मांगते हैं। तो फिर हमने बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में इसके ऊपर रिसर्च शुरू किया, और कई जगह जिनको मैं जानता भी नहीं था, मैं वहाँ गया, उनको अप्रोच किया, और जो बातें उभर के आई, इंफॉर्मेशन ऐसा नहीं कि नहीं मिल रहा था, क्योंकि वो लोग अगर मेरे बारे में कोई जानकारी ज़रूर किए होंगे मेरे से बात करने से पहले, तो उनको इतना कम से कम पता चल गया होगा कि मेरा रिकॉर्ड जो है क्लीन है, मैं कोई एजेंडा से लेके नहीं आया, मैं जेन्युइनली एक किताब लिखना चाहता हूँ। तो वहाँ पहला कदम ये था उनको कन्विंस करने का कि जी मैं एक फिक्शनल वर्जन लिखना चाहता हूँ। अच्छा, उसके लिए मैं रिसर्च कर रहा हूँ, क्योंकि इतना समझ मुझे था कि नॉन फिक्शन तो ये किताब लिखा नहीं जा सकता है, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। कम से कम मैं रिसर्च तो करूँ, कुछ शुरू तो हो, बाद में जितना उनके ऊपर, मेरे ऊपर उनका जितना ट्रस्ट बढ़ता जाएगा, तो हो सकता है मैं उनको कन्विंस करने में सक्षम हो जाऊं कि नहीं, इसको नॉन फिक्शन करते हैं। लेकिन जितना हम बातचीत करते गए, लोगों से इंटरेक्ट किया, मिला, नए लोगों से, पुराने लोगों से, तो सब जगह एक ही बात, सब लोगों ने एक ही सलाह दी कि नहीं, ये नॉन फिक्शन नहीं बन सकता है। प्रूफ कैसे करोगे? क्योंकि जो लोग तुम्हारी मदद कर रहे, शायद वही सबसे पहले डिनाई करेंगे, तुम किसका नाम तो नहीं दे सकते हो। तो ये सब के दौरान एक दिन मेरे साथ काफ़ी लंबा बात हुआ एक बहुत सीनियर एक्स रॉ ऑफिसर के साथ। तो उन्होंने बोला, अच्छा अनुरोध, एक बात हमें समझाओ। उन्होंने पहले मेरे को पूछा, तुम्हारे एस्पियोनाज थ्रिलर्स के जो राइटर्स हैं, तुम्हारे फेवरेट कौन है? मैं बोला शायद जो आपके हैं वही मेरे। बोले नाम बताओ। बोला रॉबर्ट लुडलम, वेरी गुड, मेरा भी फेवरेट। मैं बोला फ्रेडरिक फॉर्साइथ, बिल्कुल मेरा भी फेवरेट। फिर जॉन ले कार्के, अरे मेरा तो सबसे ज़्यादा फेवरेट। बोला ये लोग फिक्शन क्यों लिखते हैं? कभी सोचा है? क्या इन्होंने रिसर्च नहीं किया? क्या इनका किताब पढ़ के क्रेडिबिलिटी का कोई डाउट होता है क्या? क्या पढ़ के नहीं लगता है कि दिस इज सच अ रियल वर्ल्ड? दे आर राइटिंग। फिर मेरे को लगा कि बात सही कर रहा है, क्योंकि हम, उनका सेटिंग होता है एस्पियोनाज का, लेकिन हम कुछ इंसानों की कहानी पढ़ते हैं ना, कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरीज देयर। तब जाके मेरे को लगा कि शायद मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है सिवाय हम इसे फिक्शन करके ही लिखे। और चारों तरफ घटनाएं तो घट रही थी। और जैसा ही कनाडा में निज्जर का असैसिनेशन हुआ,
उसके थोड़े दिनों के अंदर दी देन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो उन्होंने बोल दिया इसके पीछे इंडिया का हाथ है। एकदम रॉ का नाम लेकर उन्होंने बात किया और कुछ यादव वगैरह नाम बाहर आने लगे। तो मुझे लगा कि हाँ, अब जो मैं जिस चीज के ऊपर काम कर रहा हूं इसको एक टॉपिकलिटी मिल गया। नाउ दिस इज करंट अफेयर्स। तब थोड़ा मैंने भी दबाव बढ़ाया अपने सोर्सेस के ऊपर कि हम लोग को थोड़ा सा यहाँ से स्पीड बढ़ानी चाहिए। और आई एम फॉर्चुनेट कि लोगों ने मुझे ट्रस्ट किया और मुझे हेल्प किया इस दुनिया को समझने में। मेरी जब इस किताब के ऊपर काम किया तब मुझे लगा कि मुझे कुछ भी नहीं मालूम था शायद इस दुनिया के। मैं सोचता था मुझे बहुत मालूम है, मैं इतने लोगों को जानता हूँ, लेकिन बहुत बहुत सारी चीज़ें जो एक्चुअली राजीव गांधी असैसिनेशन किताब लिखने के दौरान भी हुआ था। मुझे लगता था मैंने 2 साल इंडिया टुडे में इतना लिखा, इतना स्टोरी ब्रेक किया, बहुत कुछ पता है, लेकिन सोचा था किताब लिखना बहुत आसान होता है। जब लिखने बैठा तो पता चला कि कितनी मुश्किल काम है। सेम एक्सपीरियंस इस किताब पे भी रहा। इन्वेस्टिगेट करने की एक खूबी भी है कि आप हाँ, जितनी बिल्कुल। लेयर्स में जाते जाते हैं आपके सामने कुछ नया ये आता जो आपने रहता है। बोला ना कितने लेयर्स में, शायद ये एक प्रोफेशन है जिसमें इतने लेयर्स है और जो हर कोई प्लेयर है उनको इन लेयर्स के बारे में पता नहीं, उनको सिर्फ खुद के लेयर्स के बारे में पता है। जैसे कि आप एक प्ले देखते हैं ना, उसमें किरदार बहुत सारे होते हैं, ठीक है। ये एक ऐसा प्ले है, ऐसा नाटक है जिसमें सारे किरदार हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ अपना रोल के बारे में पता है। दे डोंट नो द फुल स्क्रिप्ट। वो सिर्फ गिने चुने लोगों को मालूम होता है जिन्होंने उस स्क्रिप्ट को रचा। आपने तो इंटेलिजेंस को इतना खूबसूरती से एक्सप्लेन कर दिया है। ये नाटक ही तो है। सो हम थोड़ा सा यहाँ से शुरू करते हैं कि जो इंटेलिजेंस है इसकी दुनिया में कैसे शुरुआत कैसे हुई होगी कि इंटेलिजेंस की ज़रूरत पड़ी देशों को, और फिर हम सुनते हैं कि मोसाद का नाम सुनते हैं, हम CIA का नाम सुनते हैं, ISI है, रॉ है, तो फिर यहाँ तक हम पहुँचेंगे। तो पहले तो कैसे शुरू हुआ, क्या ज़रूरत क्या पड़ी? अगर मैं चाणक्य की बात कर रहा हूँ, कूटनीतिक, डिप्लोमेसी, ये भी इंटेलिजेंस का एक हिस्सा है। अगर हम बात करें पावर की, इंफॉर्मेशन इज पावर, इंफॉर्मेशन गैदरिंग, इंटेलिजेंस को वही इंफॉर्मेशन गैदर करने होता है, लेकिन कौन सा इंफॉर्मेशन जो खुफिया है, जो पब्लिक डोमेन पे नहीं है, जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहते हैं। जैसे कि मुझे आपके पास भेज दिया गया, मैं आपके साथ कुछ बातचीत कर रहा हूं, मकसद कुछ और है जो मैं ओपनली बोलना नहीं करना चाहता हूं, जिसकी जिक्र मैं नहीं करूंगा। मैं कुछ प्लान कर रहा हूं जिसका कोई बुरा असर किसी और के ऊपर हो सकता है। वो मुझसे जानना चाहते हैं कि मैं क्या प्लान कर रहा हूं जिसका कोई बुरा असर उसके ऊपर होगा। तो वो डायरेक्टली तो पूछेगा नहीं, क्योंकि फिर मैं बताऊंगा भी नहीं। तो उसको कोई एक रास्ता जो है ढूंढना पड़ता है जिसके जरिए वो ये सीक्रेट इंफॉर्मेशन को निकाल सकता है। तो ये अगर देखा जाए हिस्ट्री में हमेशा ये रहा, क्योंकि जब से मैनकाइंड शुरू हुआ है तब से झगड़ा भी शुरू हुआ है। तब से उस वक्त शायद झगड़ा फूड को लेकर होता होगा, किसी ने एक जानवर को मारा, किसी और को उसमें से थोड़ा सा हिस्सा चाहिए। तो ये हमेशा रहा है, ये बढ़ता गया शायद। और जितना मैनकाइंड की डिमांड्स बढ़ती गए, नीड्स जितने बढ़ते गए, उसको पूरा करने के लिए अलग अलग रास्ते अपनाए गए, जिसका एक अहम हिस्सा रह चुका है इंफॉर्मेशन। जितनी इंफॉर्मेशन आपके पास होगा आप उतने पावरफुल है, क्योंकि आपकी नॉलेज उतनी सारी है, आप उतने तरीके से सोच सकते हैं, उतनी जानकारी आपके पास है, आप उतनी अलग अलग तरीके से। अगर आपको मालूम ही नहीं कि आपको शायद अटैक किया जाएगा फलानी जगह पे पहुंचने पर, आप तो वहां जाके फिर आपको मार दिया जाएगा, आपको पता ही नहीं। लेकिन अगर आपको सब कुछ पहले से मालूम है, हो सकता है आप वहां नहीं जाए, और अगर जाए भी आपने जाके वहां पासा पलट दे, because you already have the information in your hand. Maybe you would like to change that game. तो जिसको आज हम इंटेलिजेंस वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, ये हमेशा रहा है। गुप्तचर बोलते हैं ना, तो हर राजा के पास गुप्तचर होता था। वो तो पर्सनल लेवल पे भी गुप्तचर होता है। लोग प्राइवेट डिटेक्टिव हायर करते हैं, जानना चाहते हैं हमारे फैमिली में कौन क्या कर रहा है, हमारे खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं हो रहा है, कोई प्लानिंग तो नहीं हो रहा है। तो वही चीज बहुत बड़े पैमाने पे होता है जब ये दो देशों के बीच होता है। जब ऑपरेशन सिंदूर में
आप पाकिस्तान को पता चल जाता है कि इंडिया कोई बहुत बड़ा अटैक करने वाला है, और वो फिर वाशिंगटन को फ़ोन करके बोलते हैं कि आप न्यू दिल्ली से बात कीजिए। उनको कैसे ये खबर पता चला? उनका ही कोई आदमी हमारे अंदर घुसा होगा, या हमारा कोई आदमी उनके लिए काम करना होगा। यही तो हो सकता ना, कोई दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो दिस वाज यूज्ड, गैदरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वॉट एवर सोर्सेस पॉसिबल, ये हमेशा रहा है। खोजी पत्रकार वो भी तो जाके इंटेलिजेंस गैदर कर रहा है, एक हद तक अगर देखा जाए। उसको कोई बोलना नहीं चाहता है, वो कितने तरीके से लोगों को कॉन्फिडेंस में लेता है। एक कहावत है जर्नलिज्म में, पता नहीं आजकल है कि नहीं, चेक बुक जर्नलिज्म हमारे समय पे कहा जाता था। क्या है ये? चेक बुक जर्नलिज्म इज आप पैसे देके इंफॉर्मेशन खरीदते हैं, तो वो रिश्वत देने जैसे ही हो गया ना। ट्विटर जर्नलिज्म हाँ, इट वाज कॉल्ड चेक बुक जर्नलिज्म। तो आपने जाके इंफॉर्मेशन खरीद लिया। सेम चीज होता है स्पियोनेज की दुनिया में, हनी ट्रैपिंग होता है। स्पियोनेज की दुनिया में आप सीधे ब्राइबरी करते हैं, करके इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। जो सरकारी क्लार्क्स होता है, जो टाइपिस्ट होते हैं, स्टेनोग्राफर होते हैं, दे आर प्रीवी टू सच सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। कुमार नारायण, एक्सीलेंट रिकलेक्शन, कमाल का रिकलेक्शन है ये। थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ, आई थिंक अर्ली 70s में जो बाद में देश के प्रधानमंत्री बने थे आई के गुजराल, वो इंडिया का एम्बेसडर थे मॉस्को में। मैं उनका इंटरव्यू ले रहा था, उन्होंने कहा था केजीबी का ऑपरेशन देखिए। ये एक्चुअली कुमार नारायण के केस के बाद ही, क्योंकि कुमार नारायण केस में जो पहले लगा था कि वेस्टर्न इंटेलिजेंस राजीव गांधी नए प्राइम मिनिस्टर उनके पीएमओ को पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रही है, जिसके वजह से पीसी अलेक्जेंडर को भी रिजाइन करना पड़ा था। लेकिन बाद में पता चला एक्चुअली इट वाज अ हैंडवर्क ऑफ द सोवियत ब्लॉक, क्योंकि जो फ्रेंच डिप्लोमेट यहां से भागा था वो सोवियत ब्लॉक को बाद में डिफेक्ट कर गया था, वो बाद में मॉस्को में पाया गया था। तो उस सिलसिले में मैं गुजराल साहब के पास पहुंचा कि सर आप तो एम्बेसडर रह चुके हैं, कुछ हमको बताइए। तो उन्होंने बताया था कि देखिए उनका माइंड कैसे काम करता है। अभी जो इंडियन एम्बेसडर है उनका, उनके पीए के जो है उनके डेस्क के नीचे एक बग फिट कर दिया गया था। तो वो जब टाइप राइटिंग करेंगे ना, बग वो साउंड को रिकॉर्ड करेगा, आगे ट्रांसमिट कर देगा जो रिकॉर्ड हो रहा है। हर एक की का एक अलग साउंड होता है, जनरेट होता है, जिसको डिसाइफर कर सकते हैं कि ये पी है, एस है, क्यू है, बी है, डी है, क्या है। दे नो, फ्रॉम दैट दे कैन डिसाइफर। So their success rate of deciphering was to the extent of 80%. तो आप क्या टाइप कर रहे हैं उसका 80% तक उनको उस साउंड से डिसाइफर करके पता चल जाता था। क्या नोवेल तरीका है ना, इनोवेटिव वे ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन। किसी को कुछ नहीं पता चला। तो ये हमेशा रहा है। इट्स जस्ट दैट विथ टेक्नोलॉजी चीजें बदलती गई। कभी समय था आपने वो आज भी होता है कि पीजियन के गले में खुफिया इंफॉर्मेशन बांध के भेज दिया, वो इश्क में भी इस्तेमाल किया गया और गुप्तचरों के बीच में भी इस्तेमाल किया गया। और इंडिया में क्या ये इंटेलिजेंस का कैसे कैसे विस्तार हुआ? मतलब बेसिकली जो हम जितना ऑफिशियल लेवल पे आप कह रहे हैं ना। हाँ, जैसे हम लोग को जो इन्फॉर्मेशन है वो है कि भाई एक तो RNAW है, इसके अलावा इंटेलिजेंस ब्यूरो है, NIA तो बहुत बाद में बनी है, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जो है वो 2008 में बनी। इसके अलावा भी क्या डिफेंस की भी अपनी होती हैं इंटेलिजेंस होती है? इंटेलिजेंस देखिए, जैसा ही हिंदुस्तान आज़ाद हुआ 1947 में, जब हमें इंडिपेंडेंस मिला, तो एक तो पार्टीशन हुआ। तो जहाँ तक इंडिया पाकिस्तान की रिलेशनशिप की बात है, बिगड़ना वहीं से शुरू हो गया था, क्योंकि कोई हैप्पी सर्कमस्टेंसेस में वो पार्टीशन नहीं हुआ था और वो कोई हैप्पी डिसीजन भी नहीं था। ये दोनों तरफ को मालूम था, क्योंकि अब रिलीजन के बेसिस में अलग हो रहे थे ना, तो कोई हैप्पी डिसीजन नहीं था। तो जाहिर है सब लोग को यही लगा था कि अभी हमारा इंफॉर्मेशन गैदरिंग जो है एक दूसरे के बारे में दोनों तरफ को लगा था, वो बढ़नी चाहिए। वी शुड बी मोर केयरफुल, मोर ऑर्गेनाइज्ड। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो IB है वो गठन किया गया था। उसका बेसिकली इंफॉर्मेशन ये था वो कौन कौन इंटरेस्ट है जो पाकिस्तान का फायदा पहुंचा सकते हैं। अच्छा। हमारी खबर पाकिस्तान को देके और पाकिस्तान का खबर हमें ना देके। ओके, तो वो कौन लोग हो सकते हैं जो देश के अंदर है लेकिन शायद उनके लिए काम करे, क्योंकि यही तो होता है ना, क्योंकि एक देश से तो अपना पूरा आर्मी उधर नहीं जा सकता ना टू गैदर इंफॉर्मेशन।
तो आपको किसी को खरीदना पड़ेगा, किसी को कन्विंस करना पड़ेगा, कुछ लोगों को भी आप भेजेंगे, वो जाके फिर अपना कुछ स्लीपर सेल खोलेगा, 4 आदमी को हायर करेगा। दिस इज हाउ इट ऑपरेट्स। उसमें हनी ट्रैपिंग होगा, ब्राइबेरी होगा, बहुत सारा चीज़ होगा जो हमेशा होता आया है। हनी ट्रैपिंग माताहारी के टाइम से हो रहा है, वर्ल्ड वॉर से हो रहा है, तो हम लोगों ने उन्हीं से सीखा है कि इंटेलिजेंस गैदरिंग का इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस क्या है। तो इंडिया में 1947 के बाद आईबी का गठन हुआ और बार बार गवर्नमेंट को ये लग रहा था, या जो कंसर्न्ड डिपार्टमेंट्स हैं उनको लग रहा था कि डोमेस्टिक इंटेलिजेंस गैदरिंग हो रहा है, ठीक बात, जिसमें एक फोकस था कम्युनिस्ट के ऊपर भी, कि कम्युनिस्ट जो है उनके एक्टिविटीज इंडिया में कितना है, कितना बढ़ रहा है। तो आईबी का एक हमेशा उनके ऊपर स्पेशल फोकस रहा है। अच्छा। और दूसरा ऑफकोर्स पाकिस्तान वाज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन पाकिस्तान का इंफॉर्मेशन कौन लेके आएगा? अगर हम डोमेस्टिक इंफॉर्मेशन गैदरिंग में इन्वॉल्व है तो पाकिस्तान से कौन इधर आया, या यहाँ का आदमी पाकिस्तान में किसके साथ बात करेगा, ये तब तक नहीं पता चलेगा जब तक हमारे लोग पाकिस्तान के अंदर मौजूद ना हो, चाहे वो कोई इंडियन हो, चाहे किसी इंडियन ने किसी को हायर किया होगा। तब जाके, क्योंकि एम्बेसी आपका था, लेकिन एम्बेसी कैन नॉट बी फुल ऑफ स्पाइस। देयर इज ऑलवेज अंडरस्टैंडिंग बिटवीन एवरी कंट्री और बिटवीन 2 कंट्रीज कि भाई आपके एम्बेसी में 4 स्पाई होंगे, मेरे एम्बेसी में 4 ऐसे लोग होंगे, बट दैट इज नॉट इनफ। वो बिल्कुल ही इनएडिक्वेट होता है। तब जाके रॉ के बारे में प्लानिंग हुई, एंड द लेजेंड इंडियन स्पाई रामेश्वर नाथ काव, आर एन काव, उनको मिसेस इंदिरा गांधी ने परमिशन दिया रॉ बनाने के लिए, क्योंकि तब तक बांग्लादेश, यानी कि देन इट वाज कॉल्ड ईस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान की जो आपसी पॉलिटिक्स था, उसमें झगड़े शुरू हो गए थे, उसमें टेंशन बहुत बढ़ गया था, क्योंकि ये साफ लग रहा था कि अवामी लीग जो है वो निकल के आ रहा है ऐसे लीडिंग पार्टी, और मुजीबुर रहमान बिल्कुल डिमांड कर रहे थे, पार्टी उनको बोल रहा था कि ही शुड बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जो वेस्ट पाकिस्तान बिल्कुल नहीं चाहते थे, क्योंकि वहां भी लैंग्वेज का एक बहुत बड़ा बैरियर था, और लैंग्वेज वाज द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बिटवीन द 2 ग्रुप्स। हो सकता है रिलीजन उनके एक ही था, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान वाज वेरी क्लियर कि हमारे एमएलएस ज्यादा है। तो तब लगा था, और हमारे लिए प्रॉब्लम ईस्ट पाकिस्तान नहीं था इंडिया के लिए, इंडिया के लिए प्रॉब्लम था वेस्ट पाकिस्तान, यू नो। सो देयरफॉर और चाइना के साथ भी हो चुका था, चाइना के साथ भी हो चुका था। तो हमें ये तब लगा कि अगर हम ईस्ट पाकिस्तान की मदद करें तो हम पाकिस्तान को बहुत सारा ट्रबल दे सकते हैं। तो वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मिशन, और पता नहीं ये कहना चाहिए कि मे बी द मोस्ट सक्सेसफुल मिशन एवर ऑफ रॉ वाज प्रोबेबली द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश ने अपने बहुत खून बहाया, जो मुक्ति योद्धा थे, जो बांग्लादेश लिबरेशन आर्मी है, वो सब कुछ ठीक है, मुक्ति फौज, उनका मुक्ति बाहिनी, उन्होंने बहुत जाने गंवाई उन्होंने, उसमें इसमें कोई दोहरा नहीं है, नोबडी इज बिलिटलिंग दैट। लेकिन अगर इंडिया का मदद नहीं होता तो शायद बांग्लादेश में इतना प्रॉब्लम इतना बढ़ता ही नहीं। मतलब कि बांग्लादेश को पहले तो हम इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे थे ना, फंड देके सपोर्ट कर रहे थे, मुक्ति बाहिनी की जो कार्डर्स है वो इंडिया में आए, उनकी ट्रेनिंग दी गई, जैसा हमने एलटीटी के साथ किया था, वही चीज हमने बांग्लादेश में भी किया था। लेकिन ऐसे करते करते सिचुएशन एक ऐसे पॉइंट पे आ गया जहां इंडिया को मिलिटरीली इंटरफेयर करना पड़ा, और इंडिया पाकिस्तान वॉर हो गया, और पाकिस्तान टूट के 2 हो गया। तो मुझे कभी कभार लगता है, मेरा जो लिमिटेड नॉलेज है, कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ रॉ वुड बी द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश, दैट इज स्प्लिटिंग ऑफ पाकिस्तान इनटू 2। हिस्टोरिकली जब हम देखते हैं तब हमको इंटेलिजेंस का, जब हम पढ़ते हैं कि कहाँ कहाँ इन्वॉल्व रहा, तो एक तो आपने जो बताया कि 1971 में बहुत बड़ा रोल था, फिर उसके बाद हम सुनते हैं कि जिस तरीके से बाद में अफ्रीका के अंदर बहुत सारी चीज़ें की गई, न्यूक्लियर प्रोग्राम जिस वक्त पाकिस्तान में डेवलप हो रहा था, उस वक्त इंडियन इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा वहाँ पर एक्टिव रहा। ये इतनी सारी हमारे सामने हैं जो चीज़ें हैं जो इंटेलिजेंस ने कर रखी हैं। फिर हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो फिर भी हो जा रही हैं, है ना, बहुत सारे अटैक्स हैं जो हो जा रहे हैं बिल्कुल हिंदुस्तान के अंदर। अभी हम बात करते हैं कि इतनी पावरफुल सरकार है, ये घर में घुस करके जवाब दे रही है, ये पूरा नैरेटिव भी यही है, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि दिल्ली में ही अभी ब्लास्ट हो गया। तो इंटेलिजेंस एक ऐसा समझ में आता है कि एक ऐसी लकीर पे चल रही है जिसमें नीचे आग का दरिया है और डूब के जाना है वाला एक खेल चल रहा है। तो वो जब आपने लोगों से बात की, जब आप उन ऑफिसर से बात करें, तो उनका सबसे चैलेंज क्या आपके सामने आता है कि उन्हें जब पता भी रहता है तो क्या उन्हें एक्टिव होने में,
एक्शन लेने में क्या दिक्कतों का सामना करता है? मतलब व्हाट आर देयर चैलेंजेस? देखिए, उनका सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि जो दिक्कतें हैं, हम्म जो एनिमी है आपका, हम्म वो नॉर्मली आपसे 2 कदम आगे होते हैं, हम्म क्योंकि सोच वहीं से शुरू होता है। हम्म नथिंग चेंजेस। हम्म आपका उरी में अटैक हो गया, आपने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया, हम्म उन्होंने पुलवामा कर दिया, हम्म आपने बालाकोट कर दिया, हम्म उन्होंने पहलगाम कर दिया, हम्म पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर हो गया, हम्म उसके बाद फरीदाबाद में पकड़ा जाता है, हम्म उसके बाद रेड फोर्ट के पास ब्लास्ट हो जाता है। हम्म अगर वो ब्लास्ट बाय डिफॉल्ट नहीं होता तो, अगर वो प्लान के साथ होता, कितने लोग मारे जाते? 100, 150, 50, आई डोंट नो। बट उसका जो पावरफुल ब्लास्ट हमने देखा, जो मैग्नीट्यूड देखा, अगर वो प्लान के साथ वो एक्सप्लोसिव इस्तेमाल होता तो और बहुत बड़ा धमाका होता। आजकल सुनने में यह भी आ रहा है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जैश ए मोहम्मद को आईएसआई ने बोला कि भाई इस तरह नहीं चलेगा, और बड़ा करो कुछ, नहीं तो तुम्हारा अस्तित्व नहीं रहेगा। हम तुम्हें मदद करते हैं, एक पर्पस है उसका, हमें भी कुछ हासिल करना होता है तुम्हारे जरिए ना। यू आर फाइटिंग अ प्रॉक्सी वॉर फॉर मी, ये प्रॉक्सी वॉर का नमूना नहीं है, और कुछ बड़ा करो जिससे पूरे नेशन, देश हिल जाए। हो सकता है लोग मजबूर हो जाए, या तो ऐसा हिंदू मुसलमान के बीच में एक लड़ाई लगा दो, नहीं तो कोई ऐसा क्यों बोलेगा। हमने कभी ये सोचा नहीं था ना कि कोई टेररिस्ट आके मार के बोलेगा जाओ मिस्टर मोदी को कह दो सिंदूर मिटा दो। तो ये सब प्रोवोकेशन जो होता है, इसको आप कैसे एंटिसिपेट करेंगे? क्योंकि ये जो है किसी एक ऐसे दिमाग से निकल रहा है जिसका काम ही सिर्फ यही है कि अच्छा हम इस बार फेल हो गए तो हम राजस्थान में सक्षम हो गए अमोनियम नाइट्रेट स्टोर करने में, लेकिन वो भी पकड़ा गया, आगे और कुछ करना पड़ेगा। सो चैलेंजेस यही है कि अगला कदम उनका क्या हो सकता है। इसके पहले आपने जो पाकिस्तान की बात की, लेजेंड की बात की, अचानक मेरे दिमाग पे आर्यन काओ के पहले एक नाम आ गया था, रविंद्र कौशिक। मे बी ही इज द ग्रेटेस्ट लेजेंड ऑफ ऑल इंडियन स्पाइस, कि उनकी जो बिल्कुल टोटल स्टोरी है देखा जाए, मतलब वो कहाँ तक, वो एक श्रीगंगानगर का लड़का जिसका सपना था जिंदगी में एक्टर बनने का, वो जिंदगी में एक्टर, बॉम्बे जाके एक्टर बनना चाहता था, उसको किसी प्ले से उठा लिया गया, उसको समझाया गया, उसको ट्रेनिंग दिया गया, वो यहाँ आके पहले कन्वर्ट किया इस्लाम में, सुन्नत वगैरह सब कुछ उसके साथ हुआ। वो पाकिस्तान गया एक पाकिस्तानी बन के, भेस बदल के, ही इज नाउ अ मुस्लिम, ही हैज गॉट टोटल आइडिया ऑफ अ पाकिस्तानी, जिसका सब ट्रैक रिकॉर्ड है, कोई क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। और वहाँ जाके वो पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करने के लिए एग्जाम दे देता है, क्वालिफाई कर जाता है, एम्प्लॉयड हो जाता है पाकिस्तान आर्मी के अंदर, वो मेजर बन जाता है, ही बिकम्स अ डेकोरेटेड ऑफिसर। ऑफ कोर्स ही वाज वर्किंग इन एन अकाउंट्स डिपार्टमेंट, ही वॉज एबल टू पेनिट्रेट द ऑफिस ऑफ जनरल जियाउल हक। एक पाकिस्तानी से शादी करता है, बच्चा होता है उससे। उसी के बदौलत हमें मालूम पड़ा था कि काहुता में पाकिस्तान इलीगली न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहा था ना। ये कहानी एवरीबॉडी नोस दिस। सो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट अब अगर एक 20-22 साल का लड़का 25 साल की उम्र में जाके पाकिस्तान में, कितना वो कुछ 5 साल रहने के बाद ये सब कुछ कर लिया था एक्टिव स्पाइंग में, तो एक 25-26 साल का लड़का अगर इतना कुछ हासिल कर सकता है आज से 50 साल पहले, आप सोचिए आज की तारीख में विद दिस काइंड ऑफ रिगरस ट्रेनिंग एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांस, जो ऑपरेटिव्स होते हैं, एसेट्स होते हैं, वो क्या क्या कर पा रहे होंगे। तो वो तो उधर के भी कर रहे हैं। प्रिसाइजली, एब्सोल्युटली, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। और यही शायद इस दुनिया को और खतरनाक बना देता है। बिल्कुल। जब माडुरो को वेनेजुएला से जाके, आज भी लोग यही सोच रहे हैं ना, क्या वेपन यूज किया था जिससे सब लोग जो है एकदम नम हो गए थे, तो उसको आपने घर से उठा लिया। ठीक है, आपके अपने रीजंस होंगे, उनके खिलाफ जो चार्जेस थे, पर्टिकुलर डीईए का जो चार्जेस था, लेकिन अगर देखा जाए जो बड़े पावर्स हैं आज, रशिया, चाइना, इंडिया, किसी ने कोई बहुत ज्यादा कंडेम नहीं किया, क्योंकि सबके अपने अपने इंटरेस्ट है। चाइना के इंटरेस्ट ताइवान में है, अरुणाचल प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, श्रीलंका में है, रशिया ऑलरेडी यूक्रेन घुस चुका है, और भी जगह इंटरेस्ट है। आज इंडिया को शायद बांग्लादेश घुसने की जरूरत पड़े, इंडिया इज आइंग ऑन पीओके। सबकी अपनी अपनी निजी जरूरतें हैं। सारे ताकतवर देश, सब ताकतवर देश जो है, सबको, एवरीबडी, बिकॉज एवरी कंट्री इज सो अनप्रेडिक्टेबल। लॉयल्टी नाम का आज के तारीख में कोई चीज रह नहीं गया ना। आप कल बोल रहे हैं कि
मोदी इज़ माई फ्रेंड, इज़ माई वेरी गुड फ्रेंड। हमको बहुत समय लगा इंडिया के साथ एक इतना अच्छा रिश्ता बनाने में। अभी आपको पीस प्राइज चाहिए नोबेल, आप फट से बोल देते हैं कि सीज़फायर मैंने कराया। एक बार नहीं कुछ पता नहीं। 27-28 बार, जबकि दूसरा देश चुप बैठा है और वो अपने जूनियर ऑफिसर से यही बार बार बोल रहा है कि नहीं, हमारा तो 2 हेड ऑफ स्टेट के बीच में कोई बात नहीं हुआ, 2 हेड ऑफ स्टेट के बीच में कोई बात नहीं हुआ, वो फिर भी बोले जा रहा है। तो किसी एक का डिस्परेशन तो दिख रहा है। तो उस सिचुएशन को फायदा उठाने के लिए पाकिस्तान जैसे देश को क्या फर्क पड़ गया, वो कुछ चीजें मान लेंगे। उनके लिए वो फोटो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि आप व्हाइट हाउस में जाके उनके साथ डिनर कर रहे हैं। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट देयर इज नथिंग कॉल्ड लॉयल्टी एनी मोर। अभी शायद आप कुछ देर पहले आज कह रहे थे ना कि कैसे चीजें बदल जाती हैं हर रोज। एग्जैक्टली आज हम ऐसे कुछ बोल रहे हैं, आई होप कि जब तक ये पॉडकास्ट आए सडनली फाइन, अरे ये तो इरिलेवेंट हो गया, ऐसा कुछ हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि यू हैव टू कीप ऑन इनोवेटिंग, यू हैव टू कीप ऑन री इन्वेंटिंग योर सेल्फ। आप इनोवेशन की बात कर रहे हैं, और इनोवेशन से मुझे इंटेलिजेंस में भी हाल फिलहाल में जो मोसाद ने पेजर अटैक करवाया, कमाल का है, मतलब इनक्रेडिबल। उसको लेकर के तो लोग, मोसाद के लिए वैसे भी ये बोला जाता है कि उनकी जो इंटेलिजेंस है, क्योंकि उनके लिए सिचुएशन भी बहुत अलग है, उतना डिस्परेशन बाकी शायद किसी के लिए नहीं है। सही कह रहे हैं। लेकिन वो जो पेजर अटैक करना, उसको प्लान करना, मतलब वो कितना खतरनाक इंटेलिजेंस का उनका तरीका था। तो इसी से मैं जुड़ा हुआ सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ कि आज के टाइम पे हमने CIA की बहुत कहानियां सुनी है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि CIA की इंटेलिजेंस का अलग ही लेवल है। उसके बाद मोसाद हो गया, KGB हो गया, चाइना की MSS है वो हो गया, और इंडिया का रॉ। ये जो 4-5 हैं, इनमें अगर हम देखें तो क्या आपको कुछ समझ में आता है कि उसमें इंडिया कहाँ अभी स्टैंड कर रहा है फिलहाल जब हम बात कर रहे हैं? और क्या सबके मॉडस ऑपरेंडी में भी आपको कुछ ऐसा कोई कंपैरिजन अगर हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं? कर सकते हैं। देखिए, अमेरिका हमेशा चाहा कि दुनिया ये माने कि दुनिया यूनिपोलर है, एक ही सुपर पावर है, वो है अमेरिका। तो वो हमेशा अपना ढाकढोल को बजाते रहते हैं। इसीलिए CIA के बारे में सब लोग को इतना मालूम होता है, चाहे वो हॉलीवुड फिल्म को फंड करना हो। तो उनके अलग अलग विंडोज रहे हैं जिसके जरिए वो अपनी स्पाइस की कहानी बोलते रहे। वो इतनी साईफाई फिल्म को फंड करते रहे ताकि दुनिया को लगे अमेरिका के सामने कोई नहीं खड़ा हो सकता है। ऐसा कोई बहुत ज्यादा उदाहरण नहीं है कि आप कोई कहे कि नहीं KGB से CIA ज्यादा पावरफुली इफेक्टिव है। लोगों के काम करने का तरीका अलग है, लेकिन फिर भी CIA के ऊपर एक सवाल ये खड़ा होता है कि CIA इतना पावरफुल, सबसे ज्यादा रिसोर्सेस, इसमें कोई डाउट नहीं, सबसे ज्यादा गवर्नमेंट सपोर्ट प्रायोरिटी, उसमें भी कोई डाउट नहीं है, लेकिन फेलियर भी तो बहुत हुए हैं, चाहे कोरिया में हो, चाहे वियतनाम में हो, चाहे क्यूबा के साथ हो, हर जगह, और या 9/11 का अटैक हो। तो उन्होंने मार भी बहुत खाई है, शायद इसलिए उनको ज्यादा बोलना पड़ता है। दुनिया के सामने अपना इमेज जो है, छवि जो है, उसको बरकरार रखने के लिए उनको थोड़ा अपना जो है ट्रम्पेटिंग खुद को करना पड़ता है, वरना भ्रम टूट जाएगा। बिल्कुल। जहां तक KGB की बात है, KGB दे वर मास्टर इन पेनिट्रेशन, क्योंकि उनके पास उतने फंड्स नहीं था कभी भी। लेकिन उनको लगा कि हमें अगर इफ वी हैव टू काउंटर द माइट ऑफ अमेरिका एंड CIA, तो अगर हमारे पास उतने पैसे नहीं है तो ऑप्शंस क्या है हमारे पास, हमको भी बहुत सारी चीज इनोवेट करना पड़ेगा। तो दे मास्टर्ड द आर्ट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन। जैसे मान लीजिए रशिया बैले डांसर्स अमेरिका टूर करने गए, वहाँ के ओपेरा हाउस में परफॉर्म किया, हो सकता है उसमें से एक लड़की गायब हो गई, वो वापस नहीं आई रशिया, बाद में पता चला वहाँ आइडेंटिटी चेंज करके रह रही हैं, या किसी को पता भी नहीं चला, और फिर बाद में किसी अमेरिकन सेनेटर या किसी हाई ऑफिशियल के साथ शादी हो गया उनका। बहुत लंबा प्लानिंग होता है ये सब, कि अगर आप एक देश को स्टडी कर रहे होते कि अगला 5 साल में 10 साल में उस देश में क्या क्या परिवर्तन आने वाला है, क्या चेंजेस है, क्या लगता है डेमोक्रेट्स या सेनेटर रिपब्लिकन्स पावर में आएंगे, तो अभी से काम करना शुरू करो कि ये जो है नॉन नेम्स है रिपब्लिकन्स के, ये नॉन नेम्स है डेमोक्रेट्स के, इनको स्टडी करना शुरू करो। हो सकता है 10 साल बाद काम आएगा, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, अगर आएगा तो कितना फायदेमंद होगा। अब आ जाइए आप चाइना पे। China has also come out from extreme poverty. And being a communist country, उनके बारे में आपको कुछ बाहर पता भी नहीं चलता है। वो भी वही गेम खेलते, जो नैरेटिव
अमेरिका क्रिएट करता है अपने बारे में, चाइना भी वही नैरेटिव क्रिएट करता है अपने बारे में। वो क्या नैरेटिव है? कोई नैरेटिव नहीं, आपको कुछ नहीं पता। एमएसएस की तो बहुत बात नहीं होती। कितने उनका आप कुछ अगर game लोगों को अलग है। पूछेंगे केजीबी, CIA, रॉ, मोसाड, तो हाँ मालूम है ये सब। आप पूछिए चाइना का कौन है एजेंसी, तो कौन है MSS, फुल फॉर्म क्या है? तो क्वेश्चन इज कि इट गोज टू द क्रेडिट ऑफ चाइना, बट दे आर एक्सट्रीमली पावरफुल। और वो समय के साथ अपने आप को जो री इन्वेंट करते गए, दे आर प्रोबेबली, जो मेरा लिमिटेड जानकारी में जो ये है कि दे आर प्रोबेबली द मोस्ट पावरफुल साइबर अटैकर्स। जब कोविड के दौरान 2020 में अक्टूबर के महीने में बॉम्बे और थाने में, ये दोनों जगह पूरा ब्लैकआउट हो गया था, पावर आउटेज दिन के टाइम में हुआ था, बट एवरीथिंग वाज शट डाउन। सुनने में ये आता है कि 4-5 हैकर्स सिचुआन में बैठ के लैपटॉप लेके ऑपरेट कर रहे थे। दे वर वर्किंग फॉर मंथ्स कि कैसे मैलवेयर को प्लांट किया जाए पावर प्लांट के ग्रिड, पावर ग्रिड के अंदर। और एक दिन हम चेक करके देखेंगे कि क्या बॉम्बे को पहले एकदम डार्कनेस में डाल दो, उसके बाद बाकी जगह और फैलेंगे। कोविड के दौरान अगर आप ऐसा कर सकते हो तो कितने हॉस्पिटल में कितने वेंटिलेटर्स चलेंगे, कितनी सपोर्ट उनके पास है जनरेटर्स की। आप सोचिए कैसे सोचते हैं ये। जब सीरिया में मोसाड ने अटैक किया था तो सीरियन आर्मी का जो रेडर था उसको हैक कर लिया था मोसाड ने, और वहां इमेज ये प्लान कर दिया कि एवरीथिंग इज नॉर्मल एंड फाइन। तो जब इजरायली एयरफोर्स ने पेनिट्रेट किया, उनको पता नहीं चला कि बाहरी मुल्क से कोई हमारे एयर स्पेस में घुस चुका है, क्योंकि वो अपना जो रेडर को देख रहे थे, दैट गिव देम अ रॉन्ग इंप्रेशन बिकॉज दे वर हैक्ड। आप आज ये सोच सकते हैं कि मैं यहां बैठ के न्यूयॉर्क सिटी में फ्लड करा दूं। इफ न्यूयॉर्क सिटी के आसपास ऐसे कुछ डैम्स हैं जिसके जो टर्बाइंस हैं या स्लुइस गेट्स हैं, उसको बगिंग करके नॉर्थ ईस्ट में ऐसे कई सारे टर्बाइन पकड़े गए जहां चाइनीज बग्स जो है उनको पाया गया। व्हाई इज इट दैट चाइना इज बिल्डिंग सो मेनी डैम्स विद इन चाइना क्लोज टू अवर बॉर्डर? क्योंकि वहां से अगर वो पानी छोड़े और हम उसे कंट्रोल नहीं कर पाए तो पूरा नॉर्थ ईस्ट हो सकता है पानी के नीचे आ जाए। सो यू आर नॉट थिंकिंग ओनली ऑफ नाउ मिलिट्री पावर in terms of गोला बारूद इतना हमारे पास है, ये एयरफोर्स की इतनी पावर है, इतनी टैंकें हैं। नो, दैट्स नॉट इनफ। हो सकता है बायोलॉजिकल वॉरफेयर हो सकता है कोई केमिकल वॉरफेयर हो गया, उसमें इतने सारे लोग मारे गए। आप मतलब ये जो बात कर रहे हैं, हम इसके बाद उस पर मोसाद और जी, रॉ जी, रह गया है, जी, इसमें हाँ, 3 पे sorry, बात कर पाए हाँ। हम। लेकिन क्योंकि चाइना की आप बात कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है, व्हाट आई थिंक इज कि चाइना के पास तो वैसे ही इंफॉर्मेशन एज है। मतलब चाइना में मोस्ट ऑफ द एप्स बैन हैं, वो अमेरिका के ऐप नहीं इस्तेमाल कर रहे। मतलब मैं तो बहुत जब ये सब पढ़ता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि इंटेलिजेंस के नाम पे हमारे यहाँ तो अमेरिका अंदर तक दाखिल है, हम उनके ऐप्स इस्तेमाल कर रहे हैं, हम उनके AI इस्तेमाल कर रहे हैं। Absolutely. उनका पूरा मैपिंग है। मतलब वी यूज़ गूगल मैप, एवरीबडी इज यूजिंग गूगल मैप। पूरा हिंदुस्तान की गली गली कूचे कूचे वो सब मैप कर रखे हैं उन्होंने। बिल्कुल ठीक। तो उनके पास वैसे ही इंफॉर्मेशन एज है बहुत ज़्यादा, जो कि चाइना जैसी कंट्री ने अवॉइड कर रखा है। वो उन्हें नहीं घुसने दे रहे हैं, वो अपने ऐप्स चला रहे हैं, वो सोशल मीडिया के अपने ऐप चला रहे हैं। तो बहरहाल इसको लेकर के बहुत सारी डिबेट है कि ये तो एक तरीके की ऑटोक्रेसी है कि आप लोगों को फ्रीडम नहीं दे रहे हैं। अगर हिंदुस्तान में ऐसा कुछ कर दिया जाएगा कि एक ही ऐप चलाना है तो बहुत त्राहिमाम होगा। ये सब भी चीज़ें ठीक है, बट क्या इसमें चाइना जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस है, तो क्या उसको इंटेलिजेंस के हिसाब से भी एज मिल रहा है जो कि उसकी सिक्योरिटी में मदद भी करता है? हाँ, क्योंकि चाइना नहीं चाहता है दूसरे को मालूम पड़े मेरे पास क्या है। सवाल यह है कि अगर अमेरिका में चाइना ने 10 लोगों को प्लांट कर दिया इंफॉर्मेशन लेने के लिए, जो अपने देश के साथ गद्दारी करके चाइना की मदद कर रहे हैं, यही होता है ना स्पाई में। चाइना के साथ भी तो यही हो सकता है ना। लेकिन चाइना के बारे में हम लोग को इसलिए कम पता चलता रहता है क्योंकि चाइना नहीं चाहता है किसी को हमारे बारे में कुछ भी पता चले। अगर चाइना में अचानक एक मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स गायब हो जाता है, कोई बोलता है बीमार है, कोई बोलता है किसी से चोरी छुपे शादी किया था। Chinese are known for a second marriage to keep mistresses. I'm not trying to sound racist, but this is a very common culture. तो उसके लिए आपने एक मिनिस्टर का नौकरी उसको सस्पेंड कर दिया, इसको मानना थोड़ा मुश्किल है। तो क्या चाइना भी चाहते हैं कि दुनिया को मेरे बारे में यही नैरेटिव पता चले
कि मैं किसी को अपने बारे में कुछ, आई डोंट वांट एनीवन टू नो अबाउट मी। मेरा सब कुछ इतना सीक्रेट है, मेरे को पेनिट्रेट करना बहुत मुश्किल है, और मैं ये जितना भी विंडोज है मैं उसको सबको बंद रखना चाहता हूँ। आई डोंट वांट यू टू एंटर मी थ्रू ऑल दिस विंडोज। अगर मेरे लोगों के बेनिफिट के लिए है, उनके लिए मैं अपना ऐप क्रिएट करूंगा। आखिर फेसबुक जब क्रिएट हुआ था वो तो सोशल ऐप नहीं था ना, वो कुछ स्टूडेंट्स के आपस में था, वो नोट शेयर करते थे। जब बाद में पता चला ये बहुत सक्सेसफुल है, तो धीरे धीरे वो चीज एक ग्लोबल चीज बन गया आज। ठीक है ना? तो वही है कि हर देश का अपना एक काम करने का तरीका होता है। अब मोसाड को बताना ही पड़ता है दुनिया में, हमें इसलिए मोसाड के बारे में इतना कुछ पता चलता रहता है, बिकॉज मोसाड वांट्स द वर्ल्ड टू नो। क्योंकि मोसाड वो एक बहुत छोटे देश के लिए काम कर रहा है, उसको हमेशा ये थ्रेट मिलता रहता है कि दुनिया की मैप से इजराइल को मिटा दो, इजराइल को मिटा दो। वो चारों तरफ दुश्मनों से घिरे हुए हैं। उसको देखिए कितना कुछ का सामना करना पड़ा है। तो अगर वो लोग उतने रूथलेस ना हो, वो कैसे जिएंगे? यहां मेरे इसका मतलब ये नहीं कि मैं गाजा में लोगों को मारा जा रहा है, बच्चे को मारा जा रहा है, खाने को नहीं मिल रहा है, मैं इसका समर्थन कर रहा हूं। नो, बिकॉज इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड मैटर। इतनी आसानी से इसका विश्लेषण नहीं हो सकता है। बट मेरे कहने को तो ये कि मोसाड दे डोंट हैव अ चॉइस, क्योंकि उनको इतना सारा हॉस्टिलिटी को फेस करना पड़ता है, उससे जूझना पड़ता है कि उसको हर रोज कुछ ना कुछ नया खड़ा करना पड़ता है। दे हैव टू, दे डोंट हैव अ चॉइस। क्योंकि इसमें देखिए दो तरीके की पॉलिसीज का हम शिफ्ट देखते हैं। क्योंकि ये बोला जाता है कि इंटेलिजेंस का मकसद तब पूरा होता है एक तरह से जब उसके बारे में पता ही ना चले, सीक्रेट रहना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक। दूसरा है कि जो मोसाद की आप बात कर रहे हैं कि एक मैसेजिंग भी देना चाह रहे हैं, जो CIA कर रही है कि एक मैसेजिंग भी होनी चाहिए कि भाई हम ताकतवर लोग हैं। बिल्कुल ठीक। अब यहाँ जब हम इंडिया में देखते हैं तो हम देखते हैं कि एक समय तक इसको लेकर के बहुत ज़्यादा बात नहीं की जा रही थी, बहुत ज़्यादा बोलने से बचा जा रहा था। लेकिन हम एक शिफ्ट देखते हैं इसमें कि जब NSA बनाया जाता है अजीत डोभाल को, उसके बाद से अगर इंडिया में कुछ 4 या 5 लोग हैं जिनको प्रमुखता से जिनकी बात की जाती है। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है, ये आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन हमारे डिफेंस सेक्रेटरी और डिफेंस मिनिस्टर से ज़्यादा अगर पहले किसी का नाम लिया जाता है तो अजीत डोभाल का नाम लिया जाता है। बिल्कुल सही। तो क्या इसके पीछे एक मैसेजिंग की कोशिश है कि हम अब एक सिक्योरिटी एडवाइज़र है हमारे पास में जिसके थ्रू अब आप सावधान रहिए कि मुद्रा में आ जाइए, या फिर इसके पीछे कोई और स्ट्रैटेजी है? इट्स अ मैसेजिंग। पहले ये होता था कि आपने जो अटैकर है डायरेक्टली, टेररिस्ट जो है, आपने उसको एक मैसेज दिया, उसके बाद आपने कोशिश की। देखिए हिट लिस्ट ऐसे कभी कोई नहीं बनता है। आप पहले डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए आप 2 देशों के बीच में बात करते हैं कि एक आदमी यहाँ के ऐसा कुछ करके गया है, आप उन्हें लौटा दीजिए। अगर आपका कोई सिटीजन हो तो आप एक्शन लीजिए, और अगर कोई मेरा सिटीजन हो तो आप उसको लौटा दीजिए। लेकिन कोई कॉन्क्रीट रिजल्ट नहीं मिलता था, उनके तरफ से कभी कुछ आता नहीं था। और ऐसा और बहुत सारे देशों के साथ हो रहा था, इंक्लूडिंग द वेस्टर्न कंट्रीज। तो एक पॉइंट के बाद ये डिसीजन लिया गया कि अगर आप नहीं एक्शन लोगे तो मुझे लेना पड़ेगा। जब वेस्टर्न सॉइल्स पे अटैक, देखिए पाकिस्तान में जाके ऑपरेट करना या किसी को मारना, और कनाडा में जाके किसी को मारना, या न्यूयॉर्क सिटी में किसी को मारने की कोशिश करना, या लंदन में किसी को मारने की कोशिश करना या मार देना, इसमें बहुत अंतर है। पाकिस्तान का सिक्योरिटी है इज फार मोर पोरस, दे आर फार मोर करप्ट, मे बी इफ आई हैव टू कंपेयर। तो वहां जाके, और वहां हम बहुत लंबा समय से काम कर रहे हैं, हमारा सपोर्ट बेस जो है पाकिस्तान में वो बहुत बड़ा है, वो नेटवर्क बहुत बड़ा है। ये कहा जाता है कि दाऊद इब्राहिम कभी अपने आप को बचाने के लिए भी हमारी मदद कर देता है, खुद को बचाने के लिए वहां प्रोटेक्शन लेके बैठा हुआ है, लेकिन ताकि वहां लंबा बैठे रहे इसके लिए कभी कभार हमारा मदद भी कर देता है कि आप लोग इंडिया में बैठ के इतना शोर मत मचाओ मेरे बारे में, वापस करो करके। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि, लेकिन ये सब काम हम दूसरे देशों में नहीं कर सकते थे। तो हमने दूसरे देश को भी यही मैसेज दिया कि अब हम सिर्फ टेररिस्ट के लिए मैसेज नहीं दे रहे, हम आपको मैसेज दे रहे कि आप जिसको प्रोटेक्शन दे रहे हैं उससे वो आदमी सेफ नहीं है। और जहां तक मुझे मालूम है, गुरपतवंत सिंह पन्नून के ऊपर जो अटैक हुआ, जो सक्सेसफुल नहीं हुआ, उससे पहले वेस्टर्न इंटेलिजेंस और इंडियन इंटेलिजेंस के बीच में बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे नेगोशिएशंस हुआ, और उन्होंने स्टर्न वार्निंग दे दिया हम लोग को। सवाल ही नहीं पैदा होता, आप ऐसा कभी नहीं कर सकते, आपको मालूम नहीं है आप क्या कर रहे हैं।
जिसका बहुत सारा डिटेल्स में मेरे किताब में जिसका जिक्र है कि हेड ऑफ स्टेट के बीच में कुछ बात हो रहा है, लेकिन उसमें शायद CIA का ऐसा कुछ कहना था, वो पॉलिटिशियंस है, आज बोल रहे हैं कल मुकर जाएंगे। हम पॉलिटिशियंस नहीं है, हम देश के सिक्योरिटी के लिए हैं, हम आपको ये काम करने नहीं देंगे। लेकिन हमने फिर भी किया। हमने ये सोच के नहीं किया कि हम केयर नहीं करते हमारे रिलेशनशिप के, जो इंडो US रिलेशनशिप है या किसी भी वेस्टर्न कंट्री के साथ, किसी भी देश के साथ हमारी जो रिलेशनशिप है, हम उसके बारे में केयर नहीं करते। इसलिए नहीं, हम बिल्कुल केयर करते हैं, लेकिन आप हमारे लिए कोई ऑप्शन नहीं छोड़ रहे। बट जिस डिफरेंस की आप बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में करना और वेस्ट में करना, कनाडा में जाकर के करना, आसमान जमीन का फर्क है। जमीन आसमान का अंतर न सिर्फ एग्जीक्यूशन में है बिकॉज ऑफ आवर नेटवर्क एंड ऑल, बट बिकॉज दे आर, मतलब वो एलाई कंट्रीज है हमारी। एलाइड कंट्रीज है एंड दे आर फार मोर पावरफुल देन अस। अगर दोनों कंट्री में कुछ हो गया तो उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस होगा बहुत बड़ा होगा। वो अगर आज हम ये बोले कि हम अपने आप को डिफेंड करने के लिए कुछ भी करेंगे, बट मुझे डाउट है कि हम चाइना को वाकई में हरा सकते हैं युद्ध में। क्या हम युद्ध में जाना नहीं चाहते हैं, युद्ध कोई नहीं चाहता है, बट कहने का मतलब कि दुनिया में पावर का भी एक अंतर तो होता है। तो अमेरिका, चाइना, ये सब इतने पावरफुल कंट्रीज है, हम भी बहुत पावरफुल कंट्रीज है, लेकिन हमें फिर भी कभी कभार वो डिसीजन लेना पड़ता है जो हम नहीं लेते थे लेकिन दूसरे देश लेते थे। जब इतने 1984 में भोपाल में जो गैस लीक हुआ, उसमें एंडरसन को जो निकाल के ले गए, अमेरिकन प्रेशर में लेके गए ना। एग्जैक्टली। उसके बाद आप आ जाइए 26/11 में, चिदम्बरम साहब ने तो खुद एडमिट किया कि हमारी आर्मी एक्शन लेने को तैयार थी, लेकिन अमेरिका के इंटरवेंशन से हमने एक्शन नहीं लिया। अभी कहा उन्होंने कुछ एक महीने पहले, देन सडनली उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा कहने का मतलब यह था, मेरे को गलत तरीके से, इट्स अ रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ व्हाट आई मेंट। वी डोंट नो व्हाट यू मेंट, वी आर ओनली रिस्पॉन्डिंग टू व्हाट यू सेड सर। आपने कहा कि हम भी तैयार थे एक्शन टू एक्ट अगेंस्ट पाकिस्तान, लेकिन अमेरिका में बोला कि अमेरिका का दूसरा इंटरेस्ट हो सकता है ना, क्योंकि उसमें वो हेडली इन्वॉल्व था, पाकिस्तान ओरिजिन बॉय। मे बी बिकॉज ऑफ हेडलीज इन्वॉल्वमेंट अमेरिका नहीं चाहता था, तो अमेरिका नहीं चाहता वो हमारे हाथ आए, इसलिए हो सकता है FBI ने उसका अरेस्ट करके वहां डाल दिया। FBI ने उनको हमारे साथ शेयर तो नहीं किया, लेकिन अमेरिका लादेन को मार लेता है। अमेरिका लादेन को मार लेता है, और खाली मार नहीं देता है, वो पूरी दुनिया में उसको बताता है हमने ये किया, हमने वो किया, रिकॉर्ड कराता है। एग्जैक्टली, रिकॉर्ड कराता है वो। तो हम लोगों ने भी सोच लिया कि ठीक है, देखिए ऐसा नहीं कि 2014 के बाद ही ऑपरेशंस हुए हैं, 2014 के पहले भी बहुत ऑपरेशंस हुए हैं, बट जस्ट हाउ राइटली यू सेड इट, कि एक पैराडाइम शिफ्ट जो हुआ है 2014 के बाद, कि जैसा एक्शंस भी ज्यादा लिए जा रहा है, वैसा कुछ मैसेजिंग भी जा रहा है कि लिसन, नाउ यू नीड टू नो दिस अबाउट मी, आई वॉन्ट द वर्ल्ड टू नो। बट इस पे क्रिटिसिज्म जो सबसे बड़ा है अनिरुद्ध जी, वो ये है कि क्या इसी वजह से हमारे रिश्ते खराब हो रहे हैं? क्योंकि ये हम कर तो दे रहे हैं, अननोन गनमैन, ये इसको लेकर के पूरे इंटरनेशनल मीडिया में खूब छप रहा है, तो ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि कोई सरकारी नैरेटिव है ये, इसके बारे में सब बात कर रहे हैं कि अननोन गनमैन हैं जो कि किलिंग्स कर रहे हैं। इसको लेकर के पूरी एक लिस्ट है मेरे पास भी रखी हुई है कि 20 लोग हैं जिनको मरवाया गया, कनाडा में करवाया गया है, पाकिस्तान में करवाया जा रहा है, कि लोग आते हैं और वो मार के चले जा रहे हैं। बट क्या इसका ये रिस्क एनालिसिस करके किया जा रहा है कि इससे जो होगा, हमारे कनाडा के रिश्ते कितने ख़राब हुए, अभी जाकर के चीज़ें ठीक हुई हैं जब वहाँ से ट्रूडो हट गए उसके बाद भी, लेकिन अभी पता नहीं कितना क्या ठीक हुआ है, तो क्या इसका रिस्क एनालिसिस करके किया जा रहा होगा, इंटेलिजेंस ये कर रही होगी? डेफिनेटली इसका रिस्क एनालिसिस किया जाता है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, दोनों तरफ से किया जाता है। नंबर वन, मैं आपको एक दूसरा उदाहरण दे रहा हूं, इवन एक माफिया बॉस, एक क्रिमिनल, बड़ा लेवल का क्रिमिनल, वो भी जब कोई सुपारी लेके किसी को मारता है ना, वो पूरा रिस्क एनालिसिस करता है, वो एक बजट बनाता है, उस हिसाब से कितना सुपारी मांगा जाएगा वो तय होता है, लॉयर पे इतना खर्चा होगा, ये होगा वो होगा, इतने पुलिस वाले हमारे खिलाफ हो जाएंगे। हाँ, तो रिस्क एनालिसिस हमेशा किया जाता है, तो इसमें तो किया जाएगा ही जाएगा। लेकिन अगेन इट इज सच अ कॉम्प्लिकेटेड वर्ल्ड कि सभी लोग रिस्क एनालिसिस कर रहे हैं, और ऐसा नहीं कि उन लोग को कुछ नहीं मालूम होता है। काफी टाइम ऐसा होता है कि वो लोग भी नजरअंदाज कर लेते हैं कि ठीक है, 2 क्रिमिनल मेरे यहाँ के पड़ा है, ये आके मार के चला जाएगा, मेरा 2 हेडेक गया, कल को बार बार इंडिया उसके बारे में पूछेगा नहीं, उसके बारे में 4 चिट्ठी नहीं भेजेगा, प्रेस को 4 बार स्टेटमेंट नहीं इशू करेगा, खुद ही मर जाए। कल अगर पाकिस्तान, इंडिया से आके 4 लड़के यहाँ छुप रहे हैं कराची में,
या लाहौर में और दाऊद उसको मार रहा है बिकॉज दे आर इन्वॉल्व इन सम ड्रग डील्स, मर जाने दो, क्या फर्क पड़ता है? अगर आप बहुत क्लिनिकली देखेंगे, अगर दाऊद मर जाए पाकिस्तान में ही, पाकिस्तान को क्या असर पड़ता है? कुछ नहीं। उनको तो दुनिया के सामने और दोबारा कोई जवाब देना ही नहीं पड़ेगा। वो तो एक चीज मेंटेन करते आए आज तक कि दाऊद हमारे यहाँ नहीं रहता है, और दाऊद अगर मर गया तो कभी कुछ साबित करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, वो नौबतें नहीं आएगी। सो मेनी अ टाइम व्हाट हैपेंस कि कोई दूसरा देश आके मेरे घर में घुस के अगर मेरे यहाँ के 2 लोग को मार के चला जाए तो कभी कभार मैं नजरअंदाज भी कर देता हूँ कि ठीक है, थोड़ा सा उनको करने दो, देखेंगे कहाँ तक, किस हद तक हम उनको अलाउ करेंगे। सो रिस्क एनालिसिस बिल्कुल होता है, उसमें जरूर देखा जाता है। उसमें वही है कि आपको रिस्क लेना ही पड़ता है कि एक तरफ 2 पॉलिटिशियन बात कर रहे हैं, ठीक है भाई, एक दूसरे को समझा रहा है कि मुझे ऐसा कुछ एक्शन लेना पड़ेगा बिकॉज आई एम आंसरेबल टू माई कंट्री मैन, समझा करो मेरी बातें। और पैरेलली 2 ऑफिशियल के बीच में बातचीत चल रहा है, एक ऑफिशियल दूसरे ऑफिशियल को समझा रहा है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, मत करो ऐसा, हम ये सब होने नहीं दे सकते। और हम उनको फिर बोलते हैं तो फिर खशोगी का केस क्या था, तुम कर सकते हो, हम नहीं कर सकते। हाँ, एक कहावत है कि तुम खेलो तो टूर्नामेंट, Yes. हम खेलें तो गिल्ली डंडा। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही। तो इसका एक बहुत जो इम्पोर्टेंट हिस्सा है वो डीप स्टेट का भी है। आज के टाइम पे हम देख रहे हैं कि वॉर सिर्फ और सिर्फ आमने सामने तो लड़े नहीं जा रहे हैं। इनफैक्ट कितनी सारी सरकारें तो बिना युद्ध लड़े ही डीप स्टेट से ही गिरवा दी गई। हाँ, हम अपने आसपास में जब साउथ एशिया में भी देखते हैं, जो इस वक्त में चाहे हम नेपाल में देख रहे हों, हम इधर नज़र डालते हैं तो श्रीलंका में जो हुआ, बांग्लादेश में जो हो रहा है, इन सारी चीज़ों, इनफैक्ट पाकिस्तान में जो हो रहा है, इन सारी चीज़ों में हमें एक बहुत शब्द सुनने को आता है, डीप स्टेट। और क्या डीप स्टेट से आज के टाइम पे क्या इंडिया भी एक्टिवली काम करे? क्योंकि लगातार पाकिस्तान खुल करके बोलता है कि बलूचिस्तान में यहाँ पर देखिए इंडिया ये करवा रहा है, अफ़गानिस्तान की मदद कर रहा है ताकि अफ़गानिस्तान हमारे यहाँ पर चीज़ों को वो करे, उन लोग का एक वॉर फ्रंट चल ही रहा है। तो हमने क्या ये भी डिसाइड किया है कि डीप स्टेट के थ्रू भी हम चीज़ों को करवाएंगे अपने आसपास, और साउथ एशिया में क्या इन्वॉल्वमेंट है इन सब चीज़ों में? आपको क्या कुछ समझ डीप आया? स्टेट के थ्रू एक्टिविटीज बड़ा है। डीप स्टेट पहले भी था, क्योंकि सरकार को अलग अलग चैनल का इस्तेमाल करना पड़ता है। कभी हो सकता है कोई इकोनॉमिक डेलीगेशन के थ्रू, हो सकता है कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट के जरिए कि तुम उन लोगों को बोलो हमारे साथ व्यापार को बढ़ाए। जो बात 2 कॉमर्स सेक्रेटरी के बीच में हो सकता है, कभी कभार वो बात, वही मैसेजिंग 2 इंडस्ट्रियलिस्ट या 2 बिजनेसमैन के बीच के जरिए भी किया जाता है। तो वो भी उसको डीप स्टेट नहीं बोल सकते हैं, बट आई एम सेइंग दोनों का पर्पस एक होता है। डीप स्टेट जो है वो सरकार के ज्यादा क्लोज होके काम करता है, ऑन पैरेलल टू द गवर्नमेंट। तो जहां तक मेरी समझ है वो एक्टिविटीज अभी पहले से बहुत ज्यादा बड़ा है। आई मीन अ कंट्री लाइक इंडिया हैज अंडरस्टूड कि हमें भी अगर बहुत शक्तिशाली बनना है, अगर सुपर पावर बनना है, तो हम कैसे बनेंगे? वो उसके लिए हमें अपने जो विंग्स है वो बढ़ाने पड़ेंगे। जब आपने इसकी रिसर्च की और आप जब लोगों से बात की, इंटेलिजेंस के लोगों से बात की, तो क्या आपको तरीके वो क्या समझ में आया, या क्या ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग वे समझ में आया? मतलब हाउ डू दे ऑपरेट, लाइक कितना वियर्ड तक हो सकता है हाउ इंटेलिजेंस ऑपरेट, कैसे पेनिट्रेट करते होंगे? पहली बात, वो झूठ के ऊपर जीते हैं। हर चीज को आप जैसा समझ रहे हो वैसा बिल्कुल है ही नहीं। मतलब कि वो बहुत छोटे लेवल पे हो सकता है कि जो आदमी आपके घर पे कबाड़ी ओल्ड न्यूज़पेपर खरीदने आता है, वो एक्चुअली इन्फॉर्मेशन के लिए आ रहा है, वो घर में कहीं कोई बग फिट करके चला गया होगा। अब यहाँ से आप ले लीजिए, आप प्लेन के अंदर बैठे हैं, आप बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिशियल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक, तो आपको एयर होस्टेस जो है वो जूस सर्व कर रहे थे, गलती से उनके हाथ से जूस गिर गया आपके कपड़े के ऊपर। वो आए, नैपकिन लेके आई, थोड़ा आपको मदद किया, हेल्प किया, आपको बहुत अच्छा लगा, बिकॉज शी हैड हर ओन वेज ऑफ सेड्यूसिंग यू। फिर आप एयरपोर्ट से निकले, अपने गाड़ी के लिए वेट कर रहे हैं, आपको देखा वही एयर होस्टेस अपनी गाड़ी के लिए वेट कर रही है, आपका नंबर एक्सचेंज हो गया। ये भी एक तरीका है। पहले कुछ और तरीके से होता था, अभी चीज़ें बदल रहा है। अभी कोई अगर, जैसे इस किताब में जो मृदुला का कैरेक्टर है बाद में आती हैं, कैसे उसके ऊपर काम किया कितने पहले से, कि कोई
आदमी हैं रॉ के, जो लोग यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर बन के काम करते हैं, लेकिन उनका एंड मकसद होता है रिक्रूट करना, पोटेंशियल चेक करना लोगों के अंदर। जस्ट लाइक आज से 50 साल पहले एक थिएटर में काम करने वाला लड़का प्ले कर रहा था, एक्टिंग कर रहा था, रविंद्र कौशिक, उसको बोल के बोला जाता है कि इतना नेशनलिटिक फर्वर है तुम्हारे प्ले के अंदर, देश के लिए इतना कुछ नाटक के अंदर करते हो, क्यों ना वाकई में रियल लाइफ में कुछ करो ना, करोगे, देश के लिए काम करोगे। कैसे उसको कन्विंस किया गया? हाउ? कुछ तो मैजिक इनके हाथ में होगा ना, कि कैसे वो ब्रेन वॉश करते हैं। दे विल मेक यू बिलीव। इट कैनॉट बी जस्ट कि मैं तुमको पैसा दे दिया या ब्लैकमेल कर लिया। इट इज ऑल्सो ब्रेन वॉशिंग यू कि आप जो काम करने जा रहे हैं वो बहुत बड़ा काम करने जा रहा है, वो देश के लिए बहुत बड़ा है। वो इस तरह समझाया जाता है तो उनको तब लगता है कि वाकई में कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे रिकॉग्निशन मिले या ना मिले, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा सैक्रिफाइस है, और करते हैं वो लोग। जब आप ये बात बता रहे हैं तो हमने जैश मोहम्मद पे जी। एक पूरा पॉडकास्ट किया था, तो उसमें भी हमने रिक्रूटमेंट प्रोसेस को जब समझा था तो उसमें भी ऐसे ही था, बट वही है कि कॉज अलग है, पर्पस अलग है। कॉज अलग है, पर्पस अलग है। अगर आप देखेंगे कि दोनों ही खुफिया तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन एक नेशन के फेवर में काम कर रहा है और एक कोई पर्सनल मकसद है विच ओनली क्रिएट्स वायलेंस, और जिसको हासिल करने का एक ही रास्ता है, दैट इज थ्रू वायलेंस। बट दैट इज नॉट नेसेसरली एन एस्पियोनाज ऑपरेशन। मतलब कि आपने गाड़ी में एक स्टाफ को हर रोज हो सकता है या हफ्ते में 2-3 बार वो उसका घर आपके रास्ते में आता है तो आपको छोड़ देते, ड्रॉप कर देते हैं। आपको ये नहीं पता कि वो एक डिवाइस लेके बैठा हुआ है और आपके फोन से डेटा चोरी कर रहा है, फ्रंट सीट में बैठे हो, आप पीछे सीट में बैठे हो। यू हैव गॉट नो आइडिया। आपके पास अनुरोध मित्रा का फोन आ रहा है, आप उनके साथ बात कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली आपसे कोई और बात कर रहा है। आवाज उसी अनुरोध मित्रा का ही है, उसी फोन नंबर से फोन आ रहा है, आप बात किए जा रहा है, आप उसको बोलते जा रहा है मेरे आने वाले गेस्ट कौन कौन है, और मैं आपके राइवल जो पॉडकास्ट है मैं उनको आपके गेस्ट को पहले भेज देता हूँ। I'm just paraphrasing, but I'm saying कि we have got no idea in this era of technology। ये जो लोग ने बहुत शोर मचाया एक वक्त कि आप कैसे आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करने को बोल रहे हैं, आप हमारा सारा प्राइवेसी जान जाएंगे, ये सरकार का तरीका है, डीप स्टेट का एक तरीका और एक अटेम्प्ट है लोगों की प्राइवेसी को इंट्रूड करने के लिए। उनको कुछ नहीं मालूम। ये आपके हाथ में जो स्मार्टफोन है ना, इसके जरिए आपके बारे में सब कुछ जाना जा सकता है। फोन तो सुनता भी है ना, अनलेस योर फोन इज स्विच्ड ऑफ। आजकल तो ये बोल रहा है कि नो, इवन फोन स्विच्ड ऑफ भी होगा तब भी फोन सुन सकता है। तो फोन, इसका मेन पर्पस क्या है कि ये एडवर्टाइजर्स को हेल्प करता है कि आप और हम रियल एस्टेट के बारे में बात करें, उसके बाद रियल एस्टेट की एड्स आना शुरू हो गए आपके फोन पे, सारे ऐप सुन रहे हैं। सेटिंग्स में जाके देख सकते हैं। लेकिन उसके पीछे भी तो कुछ लोग बैठे हुए हैं जो अल्टीमेटली चीजों को कंट्रोल करते हैं। अगर उनके साथ कोई अंडरस्टैंडिंग है, आपको और हमें तो पता नहीं चलेगा। आप और हमको पता चला दिस इज एनक्रिप्टेड, बट बिल्कुल जरूरी नहीं है दिस इज एनक्रिप्टेड। इफ गवर्नमेंट सेज, टेल्स अ कंपनी कि मैं तुमको मेरे देश में ऑपरेट करने ही नहीं दूंगा अगर तुम मुझे मेरे नेशनल सिक्योरिटी को बचाने में हेल्प नहीं करोगे, क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता। नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर कोई भी देश कुछ भी करा लेता है, उसका मिसयूज भी बहुत होता है, ऐसी बात नहीं है। एक चीज़ और मुझे बताइए कि जैसे जब इंटेलिजेंस को हम देखते हैं तो डेमोक्रेटिक एक देश में तो इसको मैनेज करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि हम बजट में देखते हैं कि हमारे पास कुछ खास हमें नहीं मिलता कि रॉ को लेकर के कोई बजट हो अलग से। तो हाउ दीज फाइनेंसेस आर मैनेज्ड? क्या इसकी आप कोई कड़ी जोड़ पाए कि पैसे का कैसे इस्तेमाल होता है? क्योंकि बाकी जो लोग हैं जो किसी इंटेलिजेंस के साथ काम नहीं कर रहे, उनके पास तो हवाला का और तमाम तरीके का अलग पैसा है जो वो लगा रहे हैं, बट ये कैसे मैनेज होता है? इसकी जानकारी तो मेरे पास होगा नहीं, और अगर कभी किसी ने मेरे साथ कुछ शेयर भी किया होगा तो इस कंडीशन पे शेयर किया होगा कि मैं बाहर जाके कुछ बताऊंगा। बट देखिए, लॉजिकली स्पीकिंग, डेफिनेटली एट सम लेवल इसकी ऑडिटिंग जरूर होता होगा, बिकॉज दीज आर मैसिव फंड्स। तो जितना बड़ा फंड उसके मिसयूज के उतने ही स्कोप होगा, है कि नहीं? तो इसके लिए जैसा मान लीजिए एक इंटेलिजेंस एजेंसी ले लीजिए, XYZ कोई एक एजेंसी है, उसका जो फंड है वो अनअकाउंटेड है, वो अनअकाउंटेड है पब्लिक डोमेन के लिए, लेकिन बजट में वो किस खाते में लिखा गया, आप और मैं जाके हर चीज को चेक तो नहीं कर रहा हूं। और ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसके बारे में ऑपोजिशन लीडर भी क्वेश्चन नहीं करेगा।
तो बजट के अंदर अगर उसका कोई प्रावधान भी होगा, कहीं कोई सैंक्शन होगा, तो आप और हमको पता नहीं चलेगा, नंबर वन। और अगर कोई और एक कुछ रास्ते होंगे जिसके जरिए फंड डिसबर्स होता होगा, लेकिन उसका हिसाब जरूर रखा जाता है, बिल्कुल। अच्छा। एजेंसीज के अपनी ऑडिटिंग होता है उस हर पैसे का, लेकिन हाँ, वहाँ पे जैसे मैंने कहा कि देयर आर अ लॉट ऑफ फंड्स। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई ऑपरेटिव है, वो किसी और एक देश में गया है किसी ऑपरेशन के लिए, उसको एक कोई पैसा इतना सारा दे देगा। ये नहीं कि जैसे ऑफिस में होता है आके सब कुछ सबमिट करना पड़ता है बिल्स के साथ, ज़रूरी नहीं है कि, क्योंकि वो बहुत बहुत वोलाटाइल होता है, वो बहुत फ्लक्चुएट करता है। आपने कहीं जाके किसी को रिश्वत दी, अभी आपने 10 रुपया दिया, 20 रुपया दिया, 1 रुपया दिया, 5 रुपया दिया, नोबडी रियली नोज। कुछ देशों को हम देख रहे हैं कि जैसे वियना हो गया, लंदन है, दुबई है, ये स्पाई हब्स हैं। मतलब हर कोई जाकर के वहाँ शरण ले रहा है। हम देख रहे हैं ना केवल दुनिया के तमाम टेररिस्ट या इस तरीके के लोग, लेकिन इसके अलावा भी गैंगस्टर्स हैं और बहुत सारे लोग कहाँ गए, वो सीधा पहुँच गए इन देशों में। तो क्या जानबूझ करके ये कंट्रीज उस तरीके का माहौल बना रही हैं, या क्या इसका भी कोई रिलेशन आपको मिला? समटाइम इट्स अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू। फॉर एग्जाम्पल, हमारे साउथ ईस्ट एशिया में, आई कैन नॉट टेक द नेम, वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्री एक है जो बिल्कुल मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर सर्वाइव करते हैं, लाइक अ टैक्स हेवन, कोई मानेगा नहीं। एक बार हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बोल दिया था उनका नाम लेके, मैं सिंगापुर की बात कर रहा हूँ, बिकॉज ही ऑफिशियली सेड कि इट्स अ टैक्स हेवन। तो सिंगापुरियन प्राइम मिनिस्टर को बहुत बुरा लगा था, बोला आप कैसे ऐसे बोल सकते हैं कि हम टैक्स हेवन है। अब मैं सिंगापुर में खुद बहुत साल रह चुका हूँ, आई हैव लिव्ड इन इंडोनेशिया फॉर सो मेनी इयर्स। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि इंडोनेशिया में जो ब्लैक मनी, इट्स वन ऑफ द मोस्ट करप्ट कंट्रीज। इतना ब्लैक मनी जनरेट होता है जिसका एक लायन शेयर, बहुत बड़ा सा हिस्सा सिंगापुर के रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया जाता है। सिंगापुर का अपना कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, उनका रेवेन्यू जनरेट होता है टैक्सेस से ना, और ट्रेड से। कहां से इतनी बिल्डिंगें बनती हैं? इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट रन गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड। It's one of the safest country in the world. Why? There must be some understanding, right? Why is it that they have the most powerful passport? So there are a lot of countries, they allow a lot of things to happen. They allow a lot of people to come and, take shelter in their country, who might be bringing in a lot of black money, a lot of funds. I mean, जो छोटे देश हैं, जिनको हम tax havens बोलते हैं, उनका और कोई कारण नहीं है, because they are totally underdeveloped countries. जहाँ पे जाके हमारे यहाँ से लोग भाग जाते हैं और वहाँ जाके वहाँ की सिटीजनशिप ले लेते हैं। वहाँ इट ओनली मनी टॉक्स। देयर आर अ लॉट ऑफ कंट्रीज, देयर आर अदरवाइज वेरी सेफ कंट्रीज, उनकी इंटरनल इश्यूज प्रॉब्लम्स कुछ नहीं है। नाउ दे आर वेरी ओपन टू, दे आर सेइंग दैट लुक, इफ यू कुड नॉट स्टॉप समबडी फ्रॉम रनिंग अवे योर कंट्री, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। मेरे कंट्री के अपने कुछ लॉज है, एंड इफ समबडी इज हियर एंड नॉट वायलेटिंग दोज लॉज, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उस आदमी को शरण देने में। तो देयर आर कंट्रीज जहां करप्शन मैटर करता है, देयर आर कंट्रीज जहां इट कैन बी रीजन फॉर अ लॉट ऑफ इन्फ्लक्स ऑफ रेवेन्यू, एंड देयर आर कंट्रीज वेयर दे डोंट रियली केयर मच। क्योंकि ऐसा अगर आप देखेंगे, वियना जैसे किसी देश को या स्विट्जरलैंड को भी किसी के साथ डिप्लोमेटिक चैनल पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दे हैव गॉट, दे आर वेरी सेफ पीपल, वेरी सेफ कंट्रीज, एंड दे हैव सो मच ऑफ मनी which is generated through wrong means. वहाँ के उनको शरण मिल जाता है, उनको लेजिटिमेसी मिल जाता है, उनको नहीं लगता है कि ये कोई गलत काम हो रहा है, क्योंकि उनका ये कहना है कि they are not breaching any law in my country. This money is not the self-proceeds of crime committed on my soil. जैसा कि हमने अननोन गनमैन की बात की कि अननोन गनमैन को लेकर के बहुत क्लैरिटी भी हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि नहीं हमने नहीं किया पूरी तरह से, लेकिन एक हिडन वो है कि हाँ कुछ तो हो रहा है। तो ये जो अननोन गनमैन से एक लिस्ट ऑफ पीपल है जिसको लेकर के हमने टारगेट किया है, और वो सब इंडिया को लेकर के कहीं ना कहीं से कोई खालिस्तान मूवमेंट चला रहा है, कोई किसी और तरीके की टेररिस्ट एक्टिविटी कर रहा है, तो उसमें आप कोई एक दो इम्पॉर्टेंट वो बताना चाहें जिसको कि न्यूट्रलाइज किया गया हो और जो कि बहुत बड़ा खतरा था देश के लिए? देखिए, ज़्यादातर लोग जिनको न्यूट्रलाइज किया गया वो मोरलेस
एक सेमी रिटायरमेंट में जी रहे थे। कुछ लोग थे जो एक्टिव थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल रिंदा जो पंजाब से गया था, पाकिस्तान में उनको शरण मिल गया था और वो रेगुलरली वहाँ से ड्रग भेज रहा था। मैक्सिको में हेरोइन भेजता था, गोल्डन क्रिसेंट का हेरोइन। मैक्सिको से वही हेरोइन जो है वो अमेरिका या कनाडा पहुँचता था। ठीक है, उसका जो सेल प्रोसीड्स था उसका 50% फंड हो रहा था निज्जर को या बाकी कुछ खालिस्तानी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस को। तो पाकिस्तान इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली सेंडिंग आर्म्स और कैश और थ्रू बैंक ट्रांसफर्स व्हिच इट वुड नॉट लाइक टू डू, और वो भी उन लोग के साथ जो कनाडा या अमेरिका में बैठ के ऑपरेट कर रहे हैं, उस सिस्टम को पेनिट्रेट करना पाकिस्तान की बस की बात तो है नहीं। बिल्कुल। और करना भी नहीं चाहेंगे। सवाल बस की बात की बात नहीं है खाली, वो करना भी नहीं चाहेंगे। तो क्या करते हैं वो लोग, वो डेकॉय खड़े करते हैं। तो रिंदा ने हेरोइन ड्रग खरीदा अफगानिस्तान से विद द हेल्प ऑफ ISI एंड whoever else the enforcement agencies there। वहाँ से वो ड्रग को भेज रहा है थ्रू डिफरेंट कंट्रीज मैक्सिको। मैक्सिको में एक आदमी बैठ के उस ड्रग को खरीद रहा है, उसको आगे बेचना है, जहाँ भी उसको बेचना है, बिकॉज दे आर इनटू ड्रग्स। अभी उस ड्रग को ही हैज टू पे द मनी, तो प्रोबेबली ही इज सेंडिंग 50% ऑफ द सेल प्रोसीड्स टू रिंदा और 50% से टू अ पर्सन लाइक निजर इन कनाडा और समवन लाइक हिम। तो ये इनडायरेक्ट फंडिंग हो गया ना, और अनअकाउंटेड। अच्छा, इसी तरह आर्म्स का डील भी हो रहा था। यहाँ जो एक्चुअल बेनिफिशियरी इसमें है, एक तो जो खालिस्तान मूवमेंट में इन्वॉल्व है, जो देश को टुकड़े करना चाहते हैं, वो है। दूसरा है पाकिस्तान। इसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला है। जब से बांग्लादेश बना तब से पाकिस्तान इस बात को हजम नहीं कर पाया। वो हमेशा एक बदले की भावना से सोचते रहते हैं कि क्या करे। तो पाकिस्तान का मकसद भी पूरा हो रहा है, इनके जरिए वो ऑपरेट कर रहा है। तो रिंदा को अगर रिंदा वॉज वेरी एक्टिव, तो हमारे ही ऑपरेटिव्स कैसे रिंदा के कार्टेल को पेनिट्रेट किया, उसका सारा डिटेल्स इस किताब के अंदर है। क्योंकि रिंदा वॉज ए बिग स्ट्रेंथ फॉर निज्जर एंड पीपल लाइक देम। तो निज्जर का हाथ काटना बहुत जरूरी था, जो सब प्रो खालिस्तान। हाँ, बिकॉज ही वाज सप्लाइंग देम आर्म्स, मनी, ऑल दैट। तो अच्छा तो ये होता कि दुनिया में सब सुख शांति रहती। बिल्कुल। अच्छा तो ये होता कि कोई जंगें ना लड़ी जा रही होती। बिल्कुल। किसी इंटेलिजेंस की कोई ज़रूरत ही ना पड़ती। सब अपनी अपनी सीमाओं में अच्छे से रह रहे होते। कोई किसी पे कब्जा ना कर रहा होता। कोई अमेरिका किसी वेनेजुएला के राष्ट्रपति को रातों रात ना उठा रहा होता। बिल्कुल। लेकिन प्रैक्टिकल दुनिया ऐसी है नहीं। तो उसमें सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का सिद्धांत बहुत पहले दिया गया था जी। तो देश को फिट रखने की कोशिश ये इंटेलिजेंस एजेंसीज करती हैं, जिनके बारे में बहुत कम पता रहता है। कुछ लोग हैं जिन्होंने लिखा है, जिन विक्रम सूद की आप बात कर रहे हैं उन्होंने कई किताबें लिखी हैं, और भी दुलत साहब ने लिखी है। ये एक नई किताब है, द डेली डायरेक्टिव, वंस यू आर मार्क्ड देयर इज़ नो एस्केप। इससे हमने कई सारी बातें की। सर ने बहुत रिसर्च किया है, बहुत सारे लोगों से मिल करके इस किताब को लिखा है, ताकि इंटेलिजेंस कैसे फंक्शन करती है इसको समझा जा सके। और आज के टाइम में जब हर देश एक दूसरे देश से इनसिक्योर है, जब कोई छोटा बड़ा देश नहीं है, सब एक दूसरे के यहाँ पेनिट्रेट कर रहे हैं, सब जगह पे लोगों के लोकल इंटेलिजेंस से लेकर के रॉ जैसी एजेंसीज़ हैं जो काम कर रही हैं। वैसे में अगर आपको ये सब दिलचस्पी रखते हो आप तो इसे देख सकते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी सारी बात की और थैंक यू सो मच, इतना डिटेल में हमसे बात करी। थैंक यू। और उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को पसंद आएगा। तो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। बाकी अपना और अपनों को ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।